Good morning student. Welcome to SJI online class 6 हिंदी लैंग्वेज पार्ट 1 भाषा व्याकरण और लिपि। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 भाषा व्याकरण और लिपि के अंतर्गत भाषा किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है तथा भाष शब्द कहाँ से आया है, ये सारी जो परिभाषाएं हैं उनको समझा। इसके साथ साथ लिपि क्या है और बोली क्या है इसको भी हमने समझा। आज मैं आपको इस पाठ के अंतर्गत आगे के भाग को समझाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले है व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी से ही हम भाषा के शुद्ध रूप को जान सकते हैं। अतः किसी भी भाषा को सही बोलने, लिखने या पढ़ने के ढंग को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे यदि हम कहें लड़का बाजार जाता है, यहाँ पर है, तो व्याकरण की दृष्टि से यह गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है शब्द जो प्रयोग हुआ, तो इसका सही वाक्य क्या है कि लड़का बाजार जाता है, ना कि है। परिभाषा: व्याकरण वह है जिससे हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना तथा लिखना आ जाता है। अर्थात भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के भेद: व्याकरण के नियमों का अध्ययन मुख्य रूप से 3 भागों के अंतर्गत किया जाता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। अब वर्ण विचार: इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में विचार किया जाता है। ख शब्द विचार: इस भाग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि के बारे में विचार किया जाता है। वाक्य विचार: इस भाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। बच्चों, मैं इसे पुनः दोहराऊंगी। व्याकरण: हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। इन नियमों की जानकारी से ही हम भाषा को शुद्ध रूप से जान सकते हैं। अतः किसी भी भाषा को सही बोलने, लिखने का या पढ़ने का ढंग सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे यदि हम कहें लड़का बाजार जाता है, तो व्याकरण की दृष्टि से यह गलत है। क्यों? सही वाक्य है लड़का बाजार जाता है। परिभाषा: व्याकरण वह है जिससे हमें भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना तथा शुद्ध पढ़ना आ जाता है। अर्थात भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला वह शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के भेद: व्याकरण के नियमों का अध्ययन मुख्य रूप से 3 भागों में अंतर्गत किया जाता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब इसको हम समझेंगे। वर्ण विचार: वर्ण विचार क्या है? इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार: इस भाग में शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन
आदि के बारे में विचार किया जाता है। तीसरा, वाक्य विचार। इस भाग में वाक्य रचना, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि के बारे में विचार किया जाता है। जैसे किसी भी वाक्य को लिखने के दौरान उसमें के वाक्य के क्या भेद होते हैं और विराम चिन्ह। जब हम कोई एक पूरा वाक्य लिखते हैं तो उसके मध्य आने वाले विराम चिन्हों का ज्ञान हमें किससे होता है? वाक्य विचार के अंतर्गत। तो बच्चों, आप इसमें पाठ के अंतर्गत सबसे पहले भाषा, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद आप भाषा के जो रूप हैं, तो मैंने आपको बताया था कि भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला आपको बताया था कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आप इन भाषाओं के अंतर को समझेंगे। इसके बाद आती है बोली। तो बोली मैंने बताया था कि क्षेत्रीय स्थान पर बोली जाने वाली वाणी को बोली कहते हैं। इसके बाद लिपि। तो लिपि क्या है कि लिपि भाषा को लिखने का मतलब सही ढंग से लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। लिपि के बाद आपका आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं कि व्याकरण भाषा से जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के भेद कितने होते हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो बच्चों, आप भाषा की परिभाषा, उसके रूप, बोली, लिपि और व्याकरण की परिभाषा को तथा व्याकरण के जो नियम हैं व उसके जो भेद हैं उनको पढ़ करके समझेंगे। छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसके साथ बच्चों एक जो टॉपिक और है इसमें कि उपभाषाएं। उपभाषाएं क्या है कि जब बोली का क्षेत्र धीरे धीरे विकसित होने लगता है तो वह जो क्षेत्र है वह साहित्य रचना में आने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? उपभाषाएं कहते हैं। जैसे उपभाषाओं में आपका खड़ी बोली, मैथिली, अवधी और इसके साथ साथ मैथिली के साथ आपकी हो जाएगी ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा भी, ये 4 भाषाएं आपकी जो ये बोली है, लेकिन इनका क्षेत्र क्या है? विकसित हो गया। तो विकसित होने के साथ साथ इनका प्रयोग साहित्य में भी किया जाने लगा। तो ये जो बोली है ये उपभाषाएं बन गई। अर्थात बच्चों, जब किसी क्षेत्र में भाषा का प्रयोग होता है, अर्थात जब बोली का प्रयोग होता है और बोली का जो क्षेत्र है वह व्यापक हो जाता है, अर्थात बढ़ जाता है, तो वह बोली उपभाषा के रूप में मानी जाती है। और अभी 4 भाषाओं को, अर्थात 4 जो ऐसी बोलियां हैं जिन्हें उपभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, जैसे आपकी अवधी, खड़ी बोली, मैथिली और ब्रज भाषा। इन 4 भाषाओं का प्रयोग साहित्य में किया जाता है, इसलिए ये उपभाषाएं कहलाती हैं। तो बच्चों, इसके साथ साथ आप उपभाषा और बोली में क्या अंतर है इसके भाग को भी आप समझेंगे तथा व्याकरण के शुद्ध नियमों का, भाषा के नियम क्या हैं, इन सभी को या इन सभी की जो परिभाषाएं हैं इनको पढ़ करके इनमें अंतर को आप समझेंगे। तथा लिपि और भाषा, भाषा क्या है? बोलने का और अपनी अभिव्यक्ति करने का एक तरीका है। लिपि क्या है? लिपि लिखने का एक ढंग है। तो बच्चों, आप भाषा, लिपि, उपभाषा इनमें भी अंतर को समझेंगे तथा स्मरण करेंगे। थैंक यू बच्चों। Hello student, have a pleasant morning to one you all. I really welcome you on this video lecture class. Student, we were studying the chapter 2, songs of the song. Chapter 2, the songs of the song. Yes
day before yesterday, we were studying the chapter The Songs of Songs. Fine. So, this is the name of the chapter, and some difficult words are written over here. Some difficult words are written over here. Austere. Austere means very simple living. बहुत ही साधारण जीवन. Chorus means routine task, household work. Pupil means disciple. शिष्य deliberate, willingly, जानबूझकर. And exasperated means annoyed. Exasperated means annoyed. Student, we were studying this chapter, Songs of the Songs, गीतों के गीत. In this chapter, we have seen two characters, Akbar and Tansen. Akbar and Tansen. And we are really discussing about the third one. The third one, who was the third one? The Guru of Tansen. Tansen के गुरु. और वो उनके बारे में बात कर रहे थे कि वो मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छा गाना गाते हैं. His voice is more melodious and sweet than my voice. मेरी आवाज़ से भी कहीं ज़्यादा अच्छी आवाज़ उनकी है. So we have completed till this one. Tansen shook his head. I am afraid he will not come, sir. Here, S-I-R-E, sir is written. The meaning of this one is sir. श्रीमान जी वो कह रहा है कि वो मुझे इस बात का डर है कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे. He will not obey to you. He will not accept to come here. What? Not even if he hears that the emperor himself summoned him. Summoned, the meaning of the summoned is call. So King Akbar is saying here that कि अगर वो ये सुनेगा कि राजा उसको बुला रहे हैं तो क्या फिर भी वो नहीं आएगा. This was the question into his mind. इस प्रकार का प्रश्न उनके दिमाग में था. No, not even then. फिर भी नहीं. This reply would have enraged any other emperor. इस प्रकार का जो रिप्लाई था, इस प्रकार का जो आंसर था, किसी भी एम्परर को, किसी भी शासक को क्रोधित कर सकता था. But Akbar was different. He was something different. He was different by his nature. He was different by his ruling power, his qualities, his attitude. Each and everything was different with him. So he was not annoyed at that time. वो नाराज नहीं हुए. Very well. अच्छा, उस्ताद जी, said Akbar smiling into Tansen half scarred eyes. बोलते हैं अच्छा उस्ताद जी, और अकबर स्माइल करते हुए तानसेन की तरफ देखते हैं. If he does not come, I shall go to him myself. अगर वो नहीं आएंगे तो मैं स्वयं वहां जाऊंगा. Will you take me to him? क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? Emperor Akbar is saying to Tansen, will you take me to him? Will you come with me to him? क्या तुम मेरे साथ चलोगे उनके यहाँ? Yes sir, provided you do not come as the emperor of Hinduism. मैं आपको ले जाऊंगा, but you will not show himself. You will not show himself as an emperor of Hinduism. आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि आप हिंदुइज्म के या इन सारी चीजों के एक बहुत बड़े शासक हो. आपको कुछ भी नहीं दिखाना है. You have to go there as a simple person. I shall go as a humble lover of music. कहते हैं कि मैं एक humble lover of music की तरीके वहां पर जाऊंगा. Humble means polite, मतलब विनम्र होकर के मैं वहां पर जाऊंगा. I will not go there as a rude emperor. I will not go there as a rude emperor. Saint Haridas was the man Tansen had spoken of. Now, the third character has come here. Student, my dear children, the third character has come over here. What's the name of the third character? Sant Haridas. Sant Haridas. So, Sant Haridas was the name of Tansen's teacher. Sant Haridas किसका नाम है? तानसेन के टीचर का नाम है, गुरु का नाम है. The one who has given
him, the one who has given him teaching all the things related to music. उन्होंने जिन्होंने उनको म्यूजिक की शिक्षा दी है, the one who has given the education of music, he had been तानसेन music teacher. वो तानसेन की म्यूजिक टीचर हैं. lived in a austere life of a hermit. वो एक साधु की तरीके रहते हैं, एक सेंट की तरीके वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं. He lived a very simple life. Austere. Austere means very simple life. He lived in a very simple life. No luxurious life. कोई भी शानो शौकत वाली लाइफ नहीं जीते हैं वो. Austere life. He lived a very simple living at high. Fine. So when Tansen and the emperor reached his hut, जब तानसेन और एम्परर अकबर reached वहां पर पहुंचे, when तानसेन and अकबर reached his hut, उनकी झोपड़ी में पहुंचे, he was busy with his daily chorus. He was busy with his daily chorus. Chorus means routine work, household work. So that person, it means Saint Haridas was busy in his daily routine work. वो अपने daily routine work में busy थे. When they asked him to sing, जब उन्होंने, they word is used here, they is used for two people. Who are two people here? कौन से दो लोग हैं? Emperor Akbar and Tansen. Emperor Akbar and Tansen, they proposed him to sing. उन्होंने उनसे क्या कहा? सिंगिंग करने के लिए, गाना गाने के लिए उन्होंने उनसे कहा. He smiled but said firmly. वो मुस्कुराए और firmly means होता है determined, बहुत दृढ़ निश्चय होकर बोला. एक strong decision था उनका. स्माइलिंग करते हुए एक strong आंसर दिया. क्या? I am long past the age for singing. It means I have not sing for a long time. मैंने बहुत समय से गाना नहीं गाया है. It means to say I didn't want to sing eagerly. I didn't want to sing. मैंने नहीं गाना गाया है. Even his favorite people could not persuade him to change his mind. Favorite who is favorite people? Tansen was his favorite people. उनका प्रिय शिष्य है. तो सेंट हरिदास इज सेइंग ओवर हियर, यहाँ पर कह रहे हैं कि I had not sung for a long time. I had not sung for a long time. He was busy in his daily routine work. अपने daily routine work में वो busy हैं. And he is saying the King Akbar and Tansen was pursuing him to sing a song before them, but he is giving a negative reply. That he is giving, I am long past the age for singing. I am long past. It means to say, I am very old. I am too old to sing. मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ. I am very old to sing. मैं अब गा नहीं सकता हूँ. I am unable to sing. I could not sing before them. Fine. And he is also added this thing. Even his favorite people. Who is favorite people? Tansen. Tansen was the favorite people to Saint Haridas. So he is saying even his favorite people could not pursue means could not urge me to sing. Could not change my mind to sing. But Tansen knew how to get round him. But Tansen was his favorite people. उनका favorite शिष्य था. So he knew very well how could he change his mind. वो पता था कि वो उनके माइंड को कैसे चेंज कर सकते हैं. He offered to sing before his guru. उसने अपने गुरु के सामने, अपने टीचर के सामने गाना गाना शुरू किया. Who started singing before his guru? Tansen started singing before his guru, and he made deliberate mistake. Deliberate means the thing that you does willingly, the thing that you do
willingly, जानबूझकर कोई काम, purposely, the thing that you do purposely, उद्देश्य पूर्वक कोई काम आप करते हो, that is the meaning of the deliberately. तो जानबूझ करके तानसेन ने मिस्टेक करना शुरू कर दिया. He started doing some mistake in his singing. अपने गाने में उसने मिस्टेक किया जानबूझ के, purposefully. That's not the right note. तानसेन cried the teacher. टीचर ने चिल्लाया. Who is his teacher? संत हरिदास. संत हरिदास cried amazingly, surprisingly, आश्चर्यचकित होकर के क्या चिल्लाया? That's not the right note. ये right note नहीं है, मतलब ये गाने का सही तरीका नहीं है. It's not the way of the singing. It's not the correct way of the singing. What has happened to you? तुमको क्या हो गया है? What's happening with you? You are very good in singing. Your singing is very good. I taught you each and everything, the minute things in singing. But what are you doing today? What are you doing today? You are not singing very well. You are doing some mistakes. But Sant Haridas did not know that Tansen was doing all these things willingly. Tansen was doing all these things purposefully. वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे. ये कौन नहीं जानता था? Who did not know these things? Who did not know? Sant Haridas. His teacher, Sant Haridas, did not know this thing very well. Next para. Tansen did not seem to understand his teacher. Tansen did not seem to understand his teacher, and he made the same mistake again and again. Tansen did not seem to understand his teacher, and he made the same mistake again and again. वो अपने टीचर को नहीं देख रहा था. It was feeling to him that he did not notice to his teacher. He is not listening to his teacher, and he made the same mistake again and again. बार-बार वही गलती कर रहा था. Exasperated, Sant Haridas took the tanpura from Tansen hands. Tanpura and musical instrument. Tanpura. तो exasperated means annoyed. नाराज होकर के संत हरिदास ने उसके हाथ से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लिया एंड sang the right note. फिर उसने सही नोट में गाना गाया. Then he went to the next and the next. फिर जब वो अपने फॉर्म में आ गए, when Sant Haridas came to his form, he started singing again and again. He sang several types of the song. So student, this is the trick of the Tansen by which his guru, his teacher, Sant Haridas started singing before them. This was the trick. So I think you are getting very well this story. You are enjoying this story. It's very interesting story to you. So student, it is enough for you today. Thank you and have a nice day to one you all. Myself Rakesh Kumar, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन. मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है. तो बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 का अध्ययन कर लिया था, पूरी कंप्लीट हो गई थी. आज एक्सरसाइज नंबर 2.2 का अध्ययन करेंगे. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में अंतर ज्ञात कीजिए और संगत योगों के द्वारा उत्तर की जांच कीजिए. तो इसका फर्स्ट पार्ट में है 8789. 8789 में से सब्ट्रैक्ट करना है -4506. 8789 में 4506 को घटाना है. तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो. 8789 4506 और माइनस लगा दें, घटा लें इसको. तो 9 में से 6 कम करेंगे तो 3 हो गया.
8 में 0 कम करेंगे तो 8 ही रह गया, 7 में 5 कम करेंगे तो 2 रह गया, और 8 में 4 कम करेंगे तो 4 रह गया। तो आज आंसर आपको मिला 4283। अब इसने कहा है कि संगत योगों के द्वारा उत्तर की जांच करें। तो जो आपका 4283 आया है, अगर इसको 4506 में जोड़ दिया जाए तो 8789 हो जाना चाहिए। तो जांच में लिखेंगे 4506 और 4000 प्लस करेंगे 4283। तो 6 3 9 8 प्लस 0 7 8। तो आप देख रहे हैं 8789 में से 4506 को घटाया था, 4283 आया। अब 4506 में 4283 को जोड़ दें तो 8789 मिल गया। तो ये जांच भी हो गई और ये आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से आपको जांच भी करनी है और घटा करके भी लिखना है। तो इसमें 6 पार्ट हैं, तो आप सभी कर सकते हैं, सेम सभी ऐसे ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में पहला पार्ट है, हम इसमें पार्ट हैं आपके 6, 3 पार्ट बताए जा रहा हूं, पहला, तीसरा और 5वां। तो पहला पार्ट है 7 - 5 बराबर, और ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। इसका थर्ड पार्ट होगा -4 प्लस 13 बराबर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। और 5वां पार्ट है, पांचवा इधर लिखिए। 5th पार्ट है आपका 5643 माइनस 4621 और फिर ये फिल इन द ब्लैंक है ऐसे। तो पहले वाले पार्ट में देखते हैं 7 - 5, यानी 7 में 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो फिल इन द ब्लैंक में 2 आ गया। अब ध्यान रखना है, सेम साइन ऐड होते हैं, यानी समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं। तो इसमें -4 प्लस 13, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों जोड़ने पर घटेंगे, यानी 13 में 4 कम करेंगे तो 9 आएगा। अब चूंकि 13 बड़ा है इसलिए ये प्लस का 9 होगा। ओके, प्लस का 9 हो गया। इसी प्रकार से 5वां पार्ट है 5643 माइनस 4621। अगर आपको ऐसे घटाने में प्रॉब्लम हो तो इनको सामने सामने भी लिख सकते हैं, वैसे इनको ऐसे भी घटाया जा सकता है। यानी 3 में 1 को कम करेंगे तो क्या बचेगा 2। अब 4 में 2 कम करेंगे तो भी 2 बचेगा, और 6 में 6 को कम करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 में 4 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको मिल गया आंसर इसका। तो इसमें 3 पार्ट और बचे हैं, वो 3 पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है वर्ड प्रॉब्लम, यानी लिखित वाले सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 टाइम्स 9 लिखे, 99999, यानी 9,99,999 हो गया, 99,999। अब है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से छोटी संख्या बराबर, अब 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? 3 तो 0 हो जाएंगे, 1 2 3 और 1, इनको घटाना है, अंतर ज्ञात करना है। तो 9 में 0 घटाएंगे तो 9 रह गया, यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, और 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 हो गया, और यहाँ 9 हो गया, यानी 98,999 प्राप्त हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, आदित्य ने अपने बचत बैंक खाते में 4,50,000 रुपए जमा करवाए। कितने जमा करवाए? 4,50,000 रुपए जमा करवाए। बाद में उसने 25,060 रुपए निकाल लिए। उसके खाते में कितना रुपया बचा? तो जितने जमा करवाए हैं उनमें से जितना निकाला है उसको अगर हम घटा दें तो हमें शेष बची राशि पता चल जाएगी। ठीक है ना? तो अब यहां पर लिखेंगे खाते में बचे रुपए बराबर, बचे रुपए बराबर या बची राशि बराबर, जो भी आपको लिखना हो। तो कितने? 4,50,000 रुपए तो इसने जमा किए थे, 4,50,000 इतने जमा किए थे, और 25,060 रुपए निकाल लिए। तो निकाले कितने? 25,060। तो घटाना है इसको, तो 0 में से 0 कम करेंगे तो 0। अब 0 में 6 कम नहीं होगा तो 1 ऊपर से लेंगे, तो यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया, इधर 9 रह गया। तो 10 में 6 कम करेंगे तो 4 बच गया। यहाँ क्या रह गया? 9 लिख दिया। यहाँ भी 9 है तो 9 माइनस 5 4 हो गया। अब यहाँ कितना रह गया है? 4, चूंकि इसने एक नीचे ले लिया था, 4 में 2 कम करेंगे तो 2 रह गया, और 4 ये ऐसे हो गया, यानी 4,24,940 रुपए उसके पास बैंक खाते में बचे। ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर है 5 में है, एक शहर की, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक शहर की आबादी 55,308 है। तो शहर की कुल आबादी, शहर की कुल आबादी बराबर 55,308, 55,308 व्यक्ति है। यदि आदमियों की संख्या 25,516, तो आदमी बराबर 25,516 इतने हैं। औरतों की संख्या 23,589, औरतों की संख्या, औरतें बराबर 23,589, 23,589 है। तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो कुल आबादी है इसमें आदमी, औरतें और बच्चे मिला करके हैं। तो आदमी और औरतों की संख्या को अगर हम जोड़ के पूरी आबादी में घटा दें तो बच्चों की संख्या क्या मिल जाएगी। तो पहले हम आदमी और औरतों की संख्या लिख लें। पहले आदमी व औरतों की कुल संख्या, औरतों की कुल संख्या बराबर, तो इनको हमें जोड़ लेना चाहिए। तो 9 6 15, हासिल एक आ गया, 8 1 9 और 1 10 हासिल का 1 हो गया, 5 5 10 और 1 11 हो गया, 5 3 8 और 1 9 हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी 49,105 आदमी और औरतें मिलाकर हैं। तो बच्चों की संख्या बराबर, बच्चों की संख्या बराबर
कुल संख्या में आदमी और औरतों की संख्या को अगर हम घटा दें तो बच्चों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 55,308 माइनस 49,105। 8 में से 5 कम करेंगे तो 3, 0, 3 में 1, 2, 5 में 9 नहीं कम होगा तो 15 में 9 तो 6, 6,203 बच्चे हैं। ये आंसर मिल गया, यानी बच्चों की संख्या 6,203 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। एक टीवी पर 56,995 रुपए का बिक्री मूल्य अंकित है, किंतु व्यापारी ने 1,269 रुपए छूट दे दी है। इसका बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों को घटा देंगे तो बिक्री मूल्य आ जाएगा। 7 नंबर है संख्या 36,584 में अंक 5 और 8 का स्थान परस्पर बदलकर नई संख्या व वास्तविक संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए, बाकी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में संख्या हमारे पास है 36,584। अब इसने ये कहा है कि अंक 8 और 5 का स्थान बदल दिया जाए। तो स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर, यानी 5 की जगह 8 लिख देना है, 8 की जगह 5 लिख देना है, तो 36,854 हो जाएगी। ठीक, बदलकर नई संख्या व वास्तविक संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब ये चूंकि बड़ी हो गई तो इस संख्या में से इसको घटा देंगे। तो अंतर बराबर 36,854 माइनस 36,584। इसको घटा दिया जाए तो 4 में 4 गया 0, 15 में 8 कम करेंगे तो 7 बच जाएगा। यहाँ रह गया 7, 7 में 5 कम करेंगे तो 2 रह जाएगा। आंसर आपका 270 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8वां है, एक गोदाम में 6,356 कुंतल आलू था। पहले सप्ताह में 1,878 कुंतल और दूसरे सप्ताह में 2,346 कुंतल आलू बिक गया। तो 8 नंबर है, 8 नंबर गोदाम कुल 2 सप्ताह में बिका आलू। कुल 2 सप्ताह में बिका आलू। पहले सप्ताह में कितना बिका था? 1,878 कुंतल और दूसरे सप्ताह में बिका था 2,346 प्लस 2,346 कुंतल। तो कुल बिका आलू बराबर, दोनों को जोड़ दे तो 8 से 14, 7 4 11 और 1 12, 8 3 11 और 1 12, 2 और 2 4, 4,224 कुंतल आलू बिक गया। गोदाम में बचा आलू बराबर, तो कुल आलू कितना था? 6,356 कुंतल कुल था, है? और बिक कितना गया? 4,224। बिका बराबर 4,224। अब इनको माइनस कर दें तो बचा आलू बराबर, बताइए, तो 6 में से 4 कम करेंगे तो 2, 5 में 2 कम करेंगे 3, 3 में 2 कम करेंगे 1 और 6 में 4 कम करेंगे तो 2।
132 कुंतल आलू बचा। तो बच्चों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। तो इस क्लास में बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Myself राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास हिंदी मीडियम सिक्स क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का साइंस क्लास में स्वागत है। बच्चों अब अगला चैप्टर आपका है पदार्थ की प्रकृति। तो इससे पहले तो हमको जानने की जरूरत है कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ हमारे चारों तरफ अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। ये वस्तुएं स्थान घेरती हैं और इनके एक गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। ये सजीव या निर्जीव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, पानी, जंतु, पेड़ पौधे, ये सब कुछ पदार्थ है। इसे ही मैटर पदार्थ कहते हैं। तो आपने स्कूल जाते हुए भी देखा होगा, स्कूल जब जाते हैं तो गेट में एक गेटमैन मिलता है, गेट भी बना होता है। जब क्लास में जाते हैं तो डेस्क, ब्लैक बोर्ड और बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी उपलब्ध होती हैं, AC भी लगा होता है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे चारों ओर जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं ये सब पदार्थ हैं, मैटर हैं। इनमें सभी पदार्थों में इनका द्रव्यमान होता है, भार होता है, आयतन होता है। तो इस प्रकार से द्रव्यमान, भार और आयतन इनमें पाया जाता है। तो पदार्थ के प्रकार, पदार्थों के प्रकार मुख्यतया पदार्थों को उनकी स्थिति के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। यानी पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस किसे कहते हैं, ठोस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। ठोस पदार्थ वे होते हैं जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है। अब आयतन और आकार निश्चित कैसे होगा, यानी ठोस में जिन अणुओं से ठोस मिल करके बना है वो अणु या कण बहुत पास होते हैं। ठोसों में अणु या कण बहुत पास होते हैं। इनमें अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, रेयर होता है, जिसके कारण ये हिल डुल नहीं सकते हैं। कोई कण एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता है। तो इसलिए इनका आकार निश्चित होता है तथा आयतन भी निश्चित होता है। नंबर 2 द्रव में ठोस की अपेक्षा अणु थोड़ा दूर होते हैं। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में अणु दूर होते हैं, जिसके कारण उन अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान भी ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। और इनके कणों में यानी द्रवों के कणों में चूंकि थोड़ा दूर होते हैं, इसलिए अंतरा आणविक आकर्षण बल भी ठोसों की अपेक्षा कम होता है। द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि अणु दूर होते हैं और ये जिस बर्तन में डाले जाते हैं ये उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं।
परंतु आयतन निश्चित होता है। नंबर 3, गैस। गैसों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं और अपेक्षाकृत ठोस व द्रवों की अपेक्षा गैसों के अणु दूर दूर होते हैं और इनमें दूर दूर होने के कारण अंतरा आणविक स्थान भी बहुत अधिक होता है तथा अंतरा आणविक, अब जब स्थान बहुत ज्यादा होगा तो अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम होगा, रेयर होगा, जिससे एक दूसरे से वो कण जुड़े नहीं रह सकते हैं। तो इनका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। यानी गैसों में न आकार निश्चित होगा और न आयतन निश्चित होगा। वो जिस स्थान में जिस बर्तन में होंगे वो उसी का आकार ले लेंगे और उसी का आयतन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसमें तो पानी को बताया था कि पानी को अगर हम एक गिलास में डालते हैं तो गिलास का आकार ले लेता है, आयतन निश्चित रहेगा, वो उतना ही रहेगा। अगर हम उसको किसी कप में डाल दें तो कप का आकार ले लेगा, तो आकार द्रवों का अनिश्चित था। इसी प्रकार से गैस जैसे सेंट की शीशी को आपने देखा, बस एक सेंट की शीशी आती है छोटी सी, 20 रुपए की। अगर हम उस सेंट की शीशी को किसी कमरे की अलमारी में रख दें या रैक में रख दें या टेबल पर रख दें, तो जब वो गैस शीशी के अंदर भरी हुई है तो उसका आयतन उस शीशी के आयतन के बराबर है। परंतु यदि हम उसकी कैप को या ढक्कन को खोल देते हैं तो उससे गैस निकल करके पूरे कमरे में छा जाती है, भर जाती है, यानी पूरे कमरे में उस सेंट की महक पहुंच जाती है। तो अभी तक तो वो सेंट शीशी में भरा हुआ था, तो शीशी के आकार का था और शीशी के आयतन के बराबर था आयतन उसका। अब यही गैस सेंट जो गैस के रूप में वितरित होकर के पूरे कमरे में फैल गया, तो जब पूरे कमरे में फैल गया तो कमरे का आयतन भी हो गया और कमरे के आकार का भी हो गया। तो इस प्रकार से गैसों में ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। अब अगर हम ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर जाने तो ठोस, द्रव और गैस में अंतर, ठोस, द्रव और गैस में अंतर देखें। ठोस, द्रव और गैस में अंतर, गैस में अंतर। तो इस तरीके से 3 पार्ट कर लेंगे आप और जो हम बोल रहे हैं इसको आप लिखिए। जैसे नंबर 1 आयतन, नंबर 1 में हम आकार की बात करें। आकार, तो आकार ठोस का निश्चित होता है, निश्चित आकार होगा। द्रव में अनिश्चित आकार होगा, अनिश्चित आकार होगा और गैस में भी अनिश्चित आकार होगा, अनिश्चित आकार होगा। तो आकार के आधार पर ठोस में निश्चित आकार होगा, द्रव का अनिश्चित आकार होगा और गैस का भी अनिश्चित आकार होगा। नंबर 2 आयतन, नंबर 2 आयतन, आयतन के आधार पर आयतन भी ठोस का निश्चित होगा, निश्चित, और इसमें अनिश्चित, जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं और इसमें भी अनिश्चित होगा। नंबर 3 गणितीय आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, ठोसों के अणु बहुत पास पास होते हैं, इनमें अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। द्रवों में अणु दूर दूर पाए जाते हैं जिनके कारण अंतरा आणविक स्थान ज़्यादा होता है और उनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है। इसी प्रकार से गैसों में भी आकार और आयतन निश्चित होता है, अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं और
जिनमें अंतराणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो बच्चों इस क्लास में आज इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Yesterday I have taught you chapter first प्राचीन काल। आज हम आपको चैप्टर 2 आदि मानव का जीवन के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले जब मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो धीरे धीरे करके उसने अपने जीवन को या अपने जीवन में अपनी कई योग्यताओं को विकसित किया। हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य में सबसे बड़ी जो प्रवृत्ति थी वो क्या था? सीखना था। माने मनुष्य की सीखने की योग्यता तथा काम करने की शक्ति ने ही मनुष्य को सभ्यता के पथ पर आगे बढ़ाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य की सीखने की योग्यता माने उसने कैसे धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया और सीखने के साथ वह किस तरह से सभ्यता के पथ पर आगे बढ़ा। सबसे पहले उसके पास रहने के लिए घर नहीं थे तो वह जंगलों में निवास करता था। जंगलों में रहने के लिए वह एक ग्रुप माने एक समूह बनाकर रहते थे। समूह में रहना माने मनुष्य ने सबसे पहले समूह में रहना सीखा। माने समूह में एक साथ रहने की प्रक्रिया जो थी वह मनुष्य को यानी उससे मनुष्य ने सीखना ही स्टार्ट किया। माने ग्रुप में एक साथ रहना तथा शारीरिक माने इन्हें क्या था, कोई भी न्यूट्रिएंट फूड्स माने बहुत अच्छे फल फूल या बहुत अच्छे भोजन नहीं मिल पाते थे, जिससे प्रारंभ में इनका शरीर बहुत ही दुर्बल था। ये केवल पौधों के यानी वृक्षों के फल फूलों के द्वारा अपनी जीवन यापिका माने अपना भोजन चलाते थे। पशुओं का शिकार करके उनसे उनका मांस लेकर अपना भोजन करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक मानव जो था वो शिकारी तथा संग्राहक माने शिकारी के नाम से जाना जाता था। माने वह पशुओं का शिकार करता था जिससे उसकी जीवन यापिका चलती थी। उसे किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे उसने जंतुओं का शिकार करके उनकी खाल को साफ करके उसने अपना तन ढकना सीखा। पत्तों की छाल वृक्षों की छाल तथा पत्ते फल फूल खाकर वह अपना पेट भरता था। वृक्षों की छाल तथा पशुओं की छाल से उसने अपने तन ढकने का काम करता था। इसलिए उस समय के मनुष्य शिकारी और आखेटक कहे जाते थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो 5 लाख BCE से लेकर 10,000 BCE तक माना जाता है। हम ये मानते हैं कि धीरे धीरे मनुष्य ने अब शिकार करने के लिए उसे क्या था, औजारों की आवश्यकता थी। तो इन औजारों का प्रयोग उसने औजारों का प्रयोग करना सीखा। औजारों में सबसे पहले वह पत्थर के औजार बनाता था, क्योंकि पत्थर जो थे वो जंगलों में आसानी से उपलब्ध थे या आसानी से मिल जाते थे। इसलिए मनुष्य ने सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग करना सीखा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इतिहासकारों ने जो हमारा प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास को कुल 4 समय सीमा में बांटा गया है। इतिहास को कुल 4 समय सीमा में बांटा है, जिसमें पहला क्या है, पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब है कि मनुष्य क्या करता था, मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। पत्थर के औजारों का प्रयोग जो करता था उसे हम क्या कहते हैं, पाषाण काल। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। तो
तो मनुष्य पाषाण काल में क्या था, मोस्टली पत्थरों से ही औजार बनाता था, पत्थरों पर ही रहता था तथा पत्थरों से ही कई काम करता था, इसलिए इस युग को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं ताम्रकाल। सेकंड नंबर ताम्रकाल। ताम्रकाल में क्या था कि आदिमानव यानी जो भी हमारा आदिमानव था उसने कुछ तरक्की करके, किसका, तांबा यानी तांबा धातु, माने तांबा धातु का प्रयोग करना सीखा। माने तांबा धातु का प्रयोग करते थे। इससे हमें ये पता चलता है ताम्र युग से, माने ताम्र युग से हमें पता चलता है कि आदिमानव तांबा धातु का प्रयोग करने लगे थे। नेक्स्ट थर्ड नंबर कांस्य। कांस्य काल का मतलब है कि इस समय मनुष्य कांस्य यानी कांस्य धातु का प्रयोग करते थे, इसलिए इस युग को किस नाम से, कांस्य काल के या कांस्य काल के नाम से जाना जाता है। लौह काल वह काल था जब मनुष्य ने लोहे के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी तथा उसने लोहे का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। हमें ये पता चलता है कि इस युग में मनुष्य ने एक छोटी सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का जो आविष्कार है वो किससे, लोहे से ही होता है। तो लोहे की खोज करना या लोहा जो था वह सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यानी लौह काल में मनुष्य क्या था, लोहे का प्रयोग करता था। लोहे के प्रयोग से उसका जीवन आसान और सुगम हो गया था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इतिहास के काल के बारे में बताया है, जिसमें सबसे पहला काल जो था वो क्या है, पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में हम आपको बताएंगे कि पाषाण काल का मतलब, पाषाण शब्द का मतलब क्या होता है, पत्थर। इसका मतलब ये काल जो था वो क्या था, सबसे लंबा था, यानी इसे पत्थर का युग कहा जाता है। तथा ये काल यानी ये समय जो था बहुत सबसे लंबा था, इसलिए अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। माने इसे बड़ा होने की वजह से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, पुरा पाषाण काल। पुरा का मतलब क्या होता है, पुराना, पाषाण पत्थर, काल यानी समय, माने पुराना जो पत्थर का काल था उसे क्या, पुरा पाषाण के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल माने पाषाण काल का जो मिडिल पीरियड था उसे क्या, मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। नव पाषाण काल यानी नव पाषाण काल। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पुरा पाषाण काल की। पुरा पाषाण काल क्या था, पुरा पाषाण काल का मतलब था प्राचीन समय, माने सबसे पुराना, सबसे प्राचीन समय, जिसे हम पुरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस समय मनुष्य क्या था, मनुष्य का जीवन पशुओं जैसा था, वह पशुओं की तरह ही रहता था, माने उसके पास कोई भी अधिक जानकारी या सभ्यता का विकास नहीं था। वह एक पशुओं जैसा जीवन जीने के साथ साथ केवल उसमें पशुओं और उसमें इतना अंतर था कि केवल वह 2 पैरों से चल सकता था। ये कहा जा सकता है कि केवल माने पशुओं में और उसमें केवल भिन्नता थी कि वह पशुओं का शिकार करता था, बस। इसके बाद वो उसका जो लाइफ था वो जंगलों में रहना, पशुओं की तरह ही समुद्र या नदियों या तालाबों से या गड्ढों से पानी पी लेना तथा वृक्षों के फल फूल खाकर अपना जीवन यापन करना। दूसरा था शिकारी एवं संग्राहक। हम कह सकते हैं कि आदिमानव जो थे वो क्या थे, शिकारी थे। शिकारी मतलब पशुओं का, जानवरों का, पक्षियों का शिकार करते थे। शिकार करने के साथ साथ वह उन पक्षियों का या पशुओं का शिकार करके ही अपना भोजन यापन करते थे। संग्राहक मतलब शिकार करने के बाद वह अपने आप को संग्राहक माने उन्हें संग्राहक भी कहा जाता था। आगे हम बात करते हैं औजार और हथियार। माने आदिमानव जो थे मोस्टली पशुओं का शिकार करने के लिए उन्हें औजारों की नीड होती थी, यानी औजारों की आवश्यकता थी। तो इसलिए वह पत्थरों का, माने इस युग में, क्योंकि ये पाषाण काल है, तो पाषाण यानी पूरा पाषाण काल होने की वजह से इस युग में मोस्टली
पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, जिससे वे बड़े जानवरों का शिकार यानी शिकार कर पाते थे। तथा हथियार, हथियार क्या थे? माने हथियार जिससे माने लकड़ी काटने के लिए, जैसे कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी थी, तथा अन्य चीजें जो थी जिन्हें वो हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, जैसे धनुष बाण थे आदि। आगे वस्त्र, वस्त्र मतलब आदिमानव के पास पहनने के लिए कोई भी आज जैसे कोई वस्त्र नहीं थे। वह उस समय पशुओं की खाल तथा वृक्षों की छाल पहनकर अपना तन ढकते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें वस्त्रों का भी ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने अपने वस्त्र पहनना स्टार्ट किया। और प्रारंभ में हर समय प्रारंभ में, क्योंकि उन्हें क्या था, वस्त्र पहनने की नीड क्यों थी? ठंड से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए उन्हें वस्त्रों की आवश्यकता हुई। कला, कला के बारे में हम सोचते हैं तो कला क्या थी? प्रारंभिक मानव जो था उसने कला के क्षेत्र में अपने ही गुफाओं की दीवारों पर उसने चित्रकला स्टार्ट की, और धीरे धीरे वह चित्रकला में प्रवीण हो गया और धीरे धीरे कला का विकास होता गया। धार्मिक विश्वास, ऐसा मानते हैं कि उस समय अधिक बरसात हो जाने से, अधिक गर्मी हो जाने से, या कई प्राकृतिक आपदा आ जाने से मनुष्य को एक डर बैठ गया था, जिससे वह अपने पूर्वजों तथा प्रकृति की पूजा करते थे। तो उसमें ये माना जाता है कि उन्हें धार्मिक विश्वास भी था। आग की खोज, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो क्या थी? आग की खोज थी। क्योंकि मनुष्य ने अचानक हथियार या औजार बनाते समय उससे क्या था? दो पत्थरों के टकराने से अचानक आग की चिंगारी से आग का आविष्कार हो गया था, जिससे वह आग के बारे में भी पूरी तरह से उसे ज्ञात हो गया था। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज पूरा पाषाण काल के बारे में बताया है। कल मैं आपको मध्य पाषाण काल के बारे में बताऊंगी। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। सुस्वागतम। मैं रेणु लता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज मैं क्लास 6 हिंदी मीडियम के बच्चों को चैप्टर 2 पशवाहा पाठ का अर्थ बताने जा रही हूँ। बच्चों, चैप्टर 2 पशवाहा पाठ की स्टार्टिंग में आप सबसे पहले इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो शब्दार्थ आप लिख चुके होंगे। ध्यान दीजिएगा कि आप उसका हिंदी वर्जन लिखेंगे, इंग्लिश वर्जन नहीं, ठीक है? यानी आपको इंग्लिश में वर्ड मीनिंग नहीं लिखनी, आपको हिंदी टू संस्कृत टू हिंदी ही शब्दार्थ लिखना है। और अपनी नोटबुक में आप शब्दार्थ पहले लिखेंगे स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद जो मैं इन पंक्तियों का अर्थ पढ़ा रही हूँ, इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। और इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया है कि अर्थ में भी आप संदर्भ जरूर लिखें। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत सुगंधा के पशवाहा नामक पाठ से ली गई है। संदर्भ आपको स्टार्टिंग में बस एक बार ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखें, बार बार संदर्भ नहीं लिखेंगे। उसके बाद करना क्या है, आपको सिर्फ संकेत डालने, जैसे मैंने ये डाला है संकेत, यानी प्रथम शब्द और आखिरी शब्द बीच में डैश डैश। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आप यहां से लेकर के यहां तक का अर्थ लिख रहे हैं, ये संकेत है। समझ में आए? तो विशेष रूप से ध्यान रखें, चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको शब्दार्थ लिखने हैं, शब्दार्थ के बाद अर्थ लिखना है, और अर्थ कैसे लिखना है ये मैंने आपको बताया है। संदर्भ लिखने के बाद संकेत डालते रहेंगे, जहां से जहां तक का आप अर्थ लिख रहे हैं उसका संदर्भ आप इस तरह से लिखते रहेंगे, लेकिन संदर्भ बार बार नहीं लिखेंगे। बच्चों, इसके पहले वाले पैसेज में आपने पशुओं के बारे में पढ़ा था कि पहला पैसेज था खोजी कुत्ता के बारे में, कि खोजी कुत्ता जो है वो चोरों की खोज में हमारी सहायता करता है। पुलिस विभाग में ऐसे खोजी कुत्ते रखे जाते हैं, ठीक है? तो और दूसरा था वो सारमेया के बारे में, यानी कुतिया के बारे में बताया गया था। और तीसरा था
शूकर, शूकर यानी सुअर के बारे में बताया गया था कि सुअर कैसे गंदगी को खा करके पृथ्वी को साफ करता है। तो ये 3 पैसेज आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में और उनका अर्थ भी लिख चुके होंगे बच्चों। अब आपको नेक्स्ट संकेत ते डैश डैश चा, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका चौथा संकेत होगा। 3 संकेत आप पहले डाल चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुने, एक एक शब्द के अर्थ पर ध्यान दें। जैसे मैं पढ़ा रही हूं ऐसे ही आपको अर्थ लिखना है अपनी नोटबुक में, आपको कहानी नहीं समझानी है, ठीक है। तो एक एक शब्द पे ध्यान दें। संस्कृत में पहले आप पंक्ति को पढ़ें और उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ लिखें। जैसे ते मृगाः सन्ति, ते मीन्स वे, मृगाः बहुवचन है हिरण, सन्ति मीन्स है, वे हिरण हैं। बच्चों आप लोग गलती क्या करते हैं, है और है में कोई डिफरेंस नहीं रखते। ये है जो है एक वचन है, यानी एक व्यक्ति के लिए जब हम है शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे वह एक सुंदर बालक है, तो ये एक वचन ऐसे है लिखेंगे। और वे बालक सुंदर हैं, सिर्फ अनुस्वार का अंतर है बिंदी का, जिसे आप बिंदी बोलते हैं, उससे बहुत डिफरेंस हो जाता है। बिंदी लगाने से यानी अनुस्वार लगाने से ये बहुवचन हो जाता है। वे बालक सुंदर हैं, तो है और है में डिफरेंस है, ध्यान रखिए। ये बहुवचन जैसे इंग्लिश में इज और आर होता है ना, ठीक है, तो ऐसे ही हिंदी में है और है का डिफरेंस होता है। इस बात का आप ध्यान रखें, लिखते समय आप बहुत स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, क्लियर। तो आप कैसे लिखेंगे, वे हिरण हैं। ते मृगाः वने वसंती, वे हिरण जंगल में रहते हैं, वसंती रहते हैं, आएगा ये वाला बहुवचन वाला, ठीक है। वे हिरण जंगल में रहते हैं। मृगाः तृणानि चरिष्यन्ति, हिरण घास चरेंगे, तृण मीन्स तिनका यानी घास, हिरण घास चरेंगे, ये लिट लकार बहुवचन है बच्चों, चरेंगे लिट लकार यानी भविष्यकाल, हिरण घास चरेंगे। ते इतस्ततः कूर्दिष्यन्ति, वे इतस्ततः मीन्स इधर उधर, कूर्दिष्यन्ति कूदेंगे, धाविष्यन्ति मीन्स दौड़ेंगे, चा मीन्स और, संस्कृत में चा बाद में लगाया जाता है। वे इधर उधर कूदेंगे और दौड़ेंगे, ठीक है। वे हिरण हैं, वे हिरण जंगल में रहते हैं, हिरण घास चरेंगे, वे इतस्ततः मीन्स इधर उधर कूदेंगे और दौड़ेंगे। तो बच्चों ये आपका पहला संकेत पूरा हो गया, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही एक एक शब्द जैसे मैंने आपको पढ़ाया है ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक में अर्थ लिखना है, कहानी नहीं समझानी है, ठीक है। तो बच्चों पहला संकेत लिखने के बाद अब आइए दूसरे संकेत पर, साह डैश 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 खादिष्यन्ति। ये देखिए साह पहला अक्षर है, सॉरी पहला शब्द, और ये खादिष्यन्ति आखिरी शब्द है। तो मैंने यहां से लेकर यहां तक का संकेत डाला है, समझ गए आप। तो संकेत डालने के बाद फिर आप यहाँ हेडिंग डालेंगे अर्थ, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ संस्कृत की पंक्तियां लिखी हैं, ये हेडिंग पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप इन संस्कृत की पंक्तियों को अपनी नोटबुक पे नहीं लिखेंगे बच्चों, ये आपकी बुक की पंक्तियां हैं, मैंने आपको पढ़ाने के लिए यहाँ लिखा है, ठीक है। आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ संकेत ही डालना है, ये संस्कृत की पंक्तियां नहीं उतारनी है, समझ गए आप। क्योंकि मुझे पढ़ाना है इन पंक्तियों को, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप संकेत डालेंगे और संकेत के बाद अर्थ लिखेंगे, ठीक है। तो पहला संकेत आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए अब दूसरे संकेत पर, सः गजः अस्ति, वह हाथी है, अस्ति मीन्स है। अब ये देखो एक वचन वाला ये है आएगा, ठीक है। वह
हाथी है। है नहीं, है होगा तो बहुवचन हो जाएगा, है एक वचन वाला। वह हाथी है। सह गजः वने वसति, वह हाथी जंगल में रहता है। वसति रहता है। किंचित जनाः गजं पालयन्ति, कुछ लोग हाथी को पालते हैं। किंचित मीन्स कुछ, जना मीन्स लोग। कुछ लोग हाथी को पालते हैं। पालयन्ति पालते हैं। ते अंकुशधारिणः भवन्ति, अंकुशधारी कहते हैं बच्चों महावत को। महावत जो हाथी को पालता है, उसे कंट्रोल में रखता है, ठीक है, वो होते हैं महावत। तो ये अंकुशधारिण जो है ये महावत के लिए कहा गया है। ते अंकुशधारिणः भवन्ति, वे महावत होते हैं। गजः इक्षुं खादिष्यन्ति, हाथी घास, एक मिनट, हाँ बच्चों यहाँ एक वचन ही है, अच्छा बहुवचन ना हो करके यहाँ एक वचन है। देखिए फिर से, गजः इक्षुं खादिष्यति, हाथी गन्ना खाएगा। इक्षु मीन्स गन्ना, हाथी गन्ना खाएगा। बच्चों देखो थोड़े से में कितना डिफरेंस आ जाता। अगर यहाँ खादिष्यन्ति होता तो बहुवचन, यानी हाथी गन्ना खाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वचन है तो हाथी गन्ना खाएगा, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। वह हाथी है, वह हाथी जंगल में रहता है। कुछ लोग हाथी को पालते हैं। ते अंकुशधारिणः भवन्ति, वे महावत होते हैं। महावत सुना होगा ना, जो हाथी को पालता है आपने सुना होगा, उसे महावत कहते हैं। गजः इक्षुं खादिष्यति, हाथी गन्ना खाएगा। इक्षु मीन्स गन्ना, ठीक है बच्चों। तो ये आपका दूसरा संकेत इस तरह से पूरा हो गया। जब भी आप एक पैसेज लिखेंगे तो उसके बाद 2 लाइन का गैप रखेंगे। संकेत आप ब्लैक पेन से डालेंगे, ठीक है, जो भी हेडलाइन है वो ब्लैक पेन से डालेंगे। उसके बाद एक संकेत पूरा होने के बाद 2 लाइन का गैप, फिर दूसरा संकेत पूरा हो फिर 2 लाइन का गैप। तो गैप रखने से आपका क्लियर, हर संकेत क्लियर समझ में आएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों पहला संकेत और ये दूसरा संकेत, 2 संकेत आपके पूरे हो गए हैं। अब आइए तीसरे संकेत पर। तीसरा संकेत है तो डैश डैश कूर्दिष्यन्ति। ये देखिए, तो पहला शब्द है, कूर्दिष्यन्ति आखिरी शब्द है, तो मैंने डैश डाला है, तो डैश डैश कूर्दिष्यन्ति आपका संकेत है, ठीक है। ये आपका तो अज दंपति स्था, वे दोनों अज दंपति है। वे दोनों पेड़ के पत्ते खाएंगे। खादिष्यता खाएंगे। वृक्ष पत्रान पेड़ के पत्ते। तो शावकौ दुग्धम पास्यता, उन दोनों के बच्चे दूध पिएंगे। दुग्धम पीत्वा ते कूर्दिष्यन्ति, दूध पीकर वे कूदेंगे। पीत्वा मीन्स पीकर। वे दोनों अज दंपति है, वे दोनों पेड़ के पत्ते खाएंगे, उन दोनों के बच्चे दूध पिएंगे, दूध पीकर वे कूदेंगे। तो बच्चों ये चैप्टर 2 का अर्थ कंप्लीट हो गया है। आप सब अपनी नोटबुक को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। Myself Rakesh Kumar, science teacher of Shivaji Group of Institution. साइंस क्लास हिंदी मीडियम 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का साइंस क्लास में स्वागत है। बच्चों अब अगला चैप्टर आपका है पदार्थ की प्रकृति। तो इससे पहले तो हमको जानने की जरूरत है कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ हमारे चारों तरफ अनेक वस्तुएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। ये वस्तुएं स्थान घेरती हैं और इनके एक गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। ये सजीव या निर्जीव किस
किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, पानी, जंतु, पेड़ पौधे, ये सब कुछ पदार्थ हैं, इसे ही मैटर पदार्थ कहते हैं। तो आपने स्कूल जाते हुए भी देखा होगा, स्कूल जब जाते हैं तो गेट में एक गेटमैन मिलता है, गेट भी बना होता है। जब क्लास में जाते हैं तो डेस्क, ब्लैक बोर्ड और बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी उपलब्ध होती हैं, AC भी लगा होता है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे चारों ओर जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ये सब पदार्थ हैं, मैटर हैं। इनमें सभी पदार्थों में इनका द्रव्यमान होता है, भार होता है, आयतन होता है। तो इस प्रकार से द्रव्यमान, भार और आयतन इनमें पाया जाता है। तो अब पदार्थ के प्रकार, पदार्थों के प्रकार मुख्यतया पदार्थों को उनकी स्थिति के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। यानी पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस किसे कहते हैं, ठोस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। ठोस पदार्थ वे होते हैं जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है। अब आयतन और आकार निश्चित कैसे होगा, यानी ठोस में जिन अणुओं से ठोस मिल करके बना है वो अणु या कण बहुत पास होते हैं। ठोसों में अणु या कण बहुत पास होते हैं। इनमें अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, रेयर होता है, जिसके कारण ये हिल डुल नहीं सकते हैं। कोई कण एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकता है, तो इसलिए इनका आकार निश्चित होता है तथा आयतन भी निश्चित होता है। नंबर 2 द्रव। द्रव में ठोस की अपेक्षा अणु थोड़ा दूर होते हैं। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में अणु दूर होते हैं, जिसके कारण उन अणुओं के बीच अंतरा आणविक स्थान भी ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है। और इनके कणों में यानी द्रवों के कणों में चूंकि थोड़ा दूर होते हैं, इसलिए अंतरा आणविक आकर्षण बल भी ठोसों की अपेक्षा कम होता है। द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, क्योंकि अणु दूर होते हैं और ये जिस बर्तन में डाले जाते हैं ये उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, परंतु आयतन निश्चित होता है। नंबर 3 गैस। गैसों में अणु बहुत दूर होते हैं और अपेक्षाकृत ठोस व द्रवों की अपेक्षा गैसों के अणु दूर होते हैं और इनमें दूर होने के कारण अंतरा आणविक स्थान भी बहुत अधिक होता है तथा अंतरा आणविक, अब जब स्थान बहुत ज्यादा होगा तो अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम होगा, रेयर होगा, जिससे एक दूसरे से वो कण जुड़े नहीं रह सकते हैं। तो इनका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। यानी गैसों में न आकार निश्चित होगा और न आयतन निश्चित होगा। वो जिस स्थान में जिस बर्तन में होंगे वो उसी का आकार ले लेंगे और उसी का आयतन ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसमें तो पानी को बताया था कि पानी को अगर हम एक गिलास में डालते हैं तो गिलास का आकार ले लेता है, आयतन निश्चित रहेगा, उतना ही रहेगा। अगर हम उसको किसी कप में डाल दें तो कप का आकार ले लेगा, तो आकार द्रवों का अनिश्चित था।
इसी प्रकार से गैस जैसे सेंट की शीशी को आपने देखा होगा, एक सेंट की शीशी आती है छोटी सी 20 रुपए की। अगर हम उस सेंट की शीशी को किसी कमरे की अलमारी में रख दें या रैक में रख दें या टेबल पर रख दें, तो जब वो गैस शीशी के अंदर भरी हुई है तो उसका आयतन उस शीशी के आयतन के बराबर है। परंतु यदि हम उसकी कैप को या ढक्कन को खोल देते हैं तो उससे गैस निकल करके पूरे कमरे में छा जाती है, भर जाती है, यानी पूरे कमरे में उस सेंट की महक पहुंच जाती है। तो अभी तक तो वो सेंट शीशी में भरा हुआ था, तो शीशी के आकार का था और शीशी के आयतन के बराबर था आयतन उसका। अब यही गैस सेंट जो गैस के रूप में वितरित होकर के पूरे कमरे में फैल गया, तो जब पूरे कमरे में फैल गया तो कमरे का आयतन भी हो गया और कमरे के आकार का भी हो गया। तो इस प्रकार से गैसों में ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। अब अगर हम ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर जाने तो ठोस, द्रव और गैस में अंतर, ठोस, द्रव और गैस में अंतर देखें। ठोस, द्रव और गैस में अंतर, गैस में अंतर। तो इस तरीके से 3 पार्ट कर लेंगे आप, और जो हम बोल रहे हैं इसको आप लिखिए। जैसे नंबर 1 आयतन, नंबर 1 में हम आकार की बात करें। आकार, तो आकार ठोस का निश्चित होता है, निश्चित आकार होगा। द्रव में अनिश्चित आकार होगा, अनिश्चित आकार होगा, और गैस में भी अनिश्चित आकार होगा, निश्चित आकार होगा। तो आकार के आधार पर ठोस में निश्चित आकार होगा, द्रव का अनिश्चित आकार होगा और गैस का भी अनिश्चित आकार होगा। नंबर 2 आयतन, नंबर 2 आयतन, आयतन के आधार पर आयतन भी ठोस का निश्चित होगा, निश्चित, और इसमें अनिश्चित, जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, और इसमें भी अनिश्चित होगा। नंबर 3 गणितीय आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, ठोसों के अणु बहुत पास होते हैं, इनमें अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। द्रवों में अणु दूर पाए जाते हैं, जिनके कारण अंतरा आणविक स्थान ज़्यादा होता है और उनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है। इसी प्रकार से गैसों में भी आकार और आयतन अनिश्चित होता है, अणु बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और इनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो बच्चों इस क्लास में आज इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 6 की ये सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 2 विंडोज़ एक्सपी में की क्लास है। आज हम लोग इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने विंडोज़ एक्सप्लोरर की जो विंडो थी उसको हम लोगों ने देखा था कि विंडोज़ एक्सप्लोरर को हम लोग फाइल कहते हैं और विंडोज़ एक्सप्लोरर खुलता कैसे है। आप लोग स्टार्ट पे गए, ऑल प्रोग्राम किया, फिर एसेसरीज, और एसेसरीज के बाद आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल रहा था। ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर में एक पूरी बड़ी सी विंडो खुल के आ रही थी। इसमें राइट और लेफ्ट और राइट आपके 2 पेन थे, यानी कि वो जो एक विंडो आपकी बड़ी सी थी वो विंडो इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक ये पतला सा पार्ट था, एक चौड़ा पार्ट था। तो ये वाला जो पोर्शन था लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट वाला पोर्शन आपका कहला रहा था ट्री पेन और जो राइट वाला था वो आपका कंटेंट पेन था। आज हम लोग क्या करेंगे, किसी भी आपकी कोई भी अगर विंडोज ओपन होती है
तो किसी भी विंडो में जो मेन मेन्यू में जो मेन्यू बार में जो मेन्यूज आते हैं वो आपके ये हैं। यानी कि आपका जो मेन आपका एक्सप्लोरर में ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो विंडोज एक्सप्लोरर की जो मेन्यू बार में कौन कौन से मेन्यू प्रदर्शित होते थे। तो सबसे पहले आपका फाइल है, फिर एडिट है, फिर व्यू है, फिर टूल है और फिर आपका हेल्प है। यानी कि एक तरह से इसमें 5 जो है वो आपके मेन्यू प्रदर्शित होते हैं। अब उसके बाद ये बारी आती है कि आप जो है ये फाइल मेन्यू के अंदर आपके ये ऑप्शंस हैं। तो फाइल मेन्यू के ये ऑप्शंस को हम लोग किस तरह से यूज करेंगे ये हम लोग को बताना है। तो फाइल मेन्यू के जो ऑप्शंस हैं वो पहले तो आपका 2 तरीके से है कि लेफ्ट पोर्शन के लिए कि राइट पोर्शन के लिए। तो लेफ्ट और राइट का यहाँ पे मैं एक बार आपको ये क्लियर कर दी, इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जब हम लोग ये विंडो यहाँ पे ओपन करते हैं एक्सप्लोरर वाली विंडो, तो आपकी जो ये विंडो एक्सप्लोरर जब ओपन होती है तो यहाँ पे 2 स्क्रीन है, एक आपका ट्री होता है पेन और एक कंटेंट पेन, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट पेन है। तो आपका जो वो जो फाइल मेन्यू है जो आप यहाँ पे जो क्लिक कर रहे हो ये फाइल पे, तो अगर आप लेफ्ट पे हो मतलब लेफ्ट पे कोई फोल्डर आपने सेलेक्ट किया है या माउस आपका लेफ्ट की तरफ है, तब आप जब फाइल पे क्लिक करोगे तो आपके ये लेफ्ट वाले ऑप्शंस आपके ये सारे आएंगे। ये चीज बहुत ध्यान से रखिएगा कि ये भी आपके फाइल के ऑप्शंस हैं और ये जो है 1 2 3 4 5 और 6 ये भी आपके फाइल ऑप्शंस है। लेकिन आपके ये फाइल के ऑप्शन जो है वो लेफ्ट पेन के लिए है और ये वाले जो है वो राइट पेन के लिए। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। आपका जो लेफ्ट साइड में हम लोग सबसे पहले करते हैं, इसमें आपने जैसे ही आपने फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपका ये दूसरा एक जो इसका सब मेन्यू खुल के आता है। तो इसमें आपके न्यू, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टी और क्लोज ये 4 उसमें ऑप्शंस आपके आते हैं। ठीक है, ये चारों का काम क्या है? आप किसी भी फाइल में अगर लास्ट में क्लोज बटन दिया है, सबसे पहले हम लोग इसी बटन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्लोज बटन दिया है तो क्लोज बटन का काम क्या होता है या क्लोज जो कमांड है इसका काम ये होता है कि जो विंडो आपकी ओपन है उसको क्लोज कर देगा। यहाँ पे भी आपका हमने बताया था, यहाँ पे भी आपका ये इस तरह से बटन बने थे, तो इसको क्लोज करें या यहाँ पे फाइल पे जाके क्लिक करके क्लोज करें। क्लोज बटन का मतलब होता है जो प्रोग्राम आपका ओपन है वो आपका क्लोज हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अब आपका आता है न्यू। एज द नेम, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई नई फाइल या फोल्डर बनाने के लिए है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई नया फोल्डर अगर हमको जनरेट करना है, नया फोल्डर हमको इस तरफ बनाना है, इस तरफ नहीं, हमको लेफ्ट साइड में कोई नया फोल्डर बनाना है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? हम लोग उसके बाद हम लोग इस पे जाके न्यू पे जाके करेंगे। उसके बाद अब आपका आता है डिलीट। डिलीट का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने जो फोल्डर सेलेक्ट किया है, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो, कोई भी फोल्डर या कोई भी आपने फाइल जो है जो इस तरफ जो बनी हुई है जो फाइल या फोल्डर, जब इधर फोल्डर ही दिखाई पड़ते इधर फाइल्स नहीं होती हैं, तो जिस भी आपने फोल्डर को सेलेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ माउस से सेलेक्ट करेंगे वो आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अब आपका आता है रीनेम। रीनेम का मतलब क्या होता है कि फोल्डर में जो नाम दिया है आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपके ये बहुत सारे ये फोल्डर्स आपके हैं। सपोज मान लीजिए ये आपकी विंडो है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका ये यहाँ पे अभी फोल्डर है, इस फोल्डर में सपोज मान लीजिए माय नेम नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, माउस यहीं पे लेके गया और डबल क्लिक किया। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे कर्सर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, या रीनेम पे क्लिक करेंगे तो रीनेम के पे भी अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे अब आप दूसरा नाम लिख सकते हो। सपोज इसकी जगह हमने यहाँ पे लिख दिया हेलो, या हमने लिख दिया ड्राइव, या हमने कुछ भी लिख दिया, हमने लिख दिया SGOI, हमने लिख दिया SGOI। तो माय नेम की जगह यहाँ पे SGOI जो है वो फोल्डर का नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो रीनेम्स का मतलब क्या हो गया, जो फोल्डर है उसका नाम हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। उसी तरह से अब आपका आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज से जैसा आपको समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टीज यानी कि अगर आपने किसी फोल्डर, यहाँ पे बहुत सारे अगर आपके फोल्डर हैं और कोई भी फोल्डर, हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कैसे होगा,
कोई भी फोल्डर आपका माउस से जाके क्लिक करने पर ही सेलेक्ट होता है। तो प्रॉपर्टीज पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस फोल्डर का नाम क्या है, उसने मेमोरी में कितना स्पेस ले रखा है, ये पूरी जो जानकारी जो है वो आपकी ये फोल्डर दिखाएगा। क्लियर है बच्चों? इस और क्लोज आपको क्लियर ही हो चुका है। तो अब हम लोगों का ये लेफ्ट पोर्शन जो है खत्म हो गया। न्यू डिलीट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इसमें न्यू डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टी एंड क्लोज, हमारे इतने ऑप्शंस इसमें दिए हुए थे। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो राइट साइड में हमारा जो विंडो है, राइट साइड की विंडो के लिए भी फाइल में कमांड्स होते हैं, यानी कि उसी मेन्यू में आपके कमांड्स बदल जाते हैं अगर माउस आपका इस जगह से इस जगह पे आ गया। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब हमारा जब राइट वाला पोर्शन आता है तो राइट वाले पोर्शन में हम लोगों को क्या है कि सबसे पहले आपका, सपोज हमारी ये विंडो बनी हुई है, ये इस तरह से, हमने आपसे पहले भी कहा कि हम लोग इस तरह से हमारी विंडो डिवाइड है, ठीक है। ये हमारा इस तरह से इसका ट्री स्ट्रक्चर में ये फाइल्स हमारी जो है वो दिखाई पड़ रही है। अगर हम इस फोल्डर पे सेलेक्ट करते हैं तो इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल और फोल्डर्स होंगी वो यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। अगर हम सिंपल यहाँ पे माउस लेके जाते हैं तो इसका जो कंटेंट है वो पूरा यहाँ पे दिखाई पड़ता है, यानी कि इसके अंदर जो फोल्डर है या जो भी चीजें वो यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी। तो सपोज मान लीजिए इसके ये फोल्डर्स यहाँ पे लिस्ट पड़ी है, इसमें हो सकता है कि इस तरह से फोल्डर्स दिए हो सकता है कि यहाँ पे सारी फाइल्स पड़ी हो, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको यहाँ पे राइट में करना है। तो सबसे पहला राइट का ऑप्शन आपका है ओपन से क्या होता है। ओपन का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सपोज मान लीजिए ए फोल्डर है, ये बी है, ये सी है और इसके अंदर C1 और यहाँ पे X1, X2 और X3 ये फाइल्स पड़ी हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, अगर आपने A1 फोल्डर पे माउस क्लिक किया है और यहाँ से जाके फाइल पे ओपन किया तो इस फोल्डर को ये पूरा ओपन कर देगा, ठीक है। अगर वो फाइल है तो फाइल को ओपन करेगा, फोल्डर है तो उसको ओपन करेगा। एक्सप्लोरर का मतलब भी यही होता है। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने जो भी आपका फोल्डर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस फोल्डर को पूरा ये पूरा दिखा देगा कि उसमें फाइल और फोल्डर किस तरह से शो हो रहा है। सर्च का मतलब ये होता है कि सर्च का मतलब है कि जो फोल्डर हमने सेलेक्ट किया है उसमें अगर हमें किसी फाइल को सर्च करना है तो उसके लिए आपका ये ऑप्शन यूज होता है। फिर आया कन्वर्ट टू कोरल मीडिया फोल्डर, यानी कि आपकी कोई जो फाइल है, जो भी फाइल आप सपोज अगर मान लीजिए हमने आपका ये वाला हमने फोल्डर बी फोल्डर जो है वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है और बी फोल्डर में आपका बी फोल्डर में कोई फाइल है तो जिसको कि हमको क्या करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है कोरल मीडिया फोल्डर पे। तो आपने इस पे करने के बाद आप फाइल पे जाके कन्वर्ट वाले ऑप्शन पे किया तो कन्वर्ट वाले ऑप्शन में क्या होगा कि ये वाला जो फोल्डर है वो आपका कोरल फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेंड टू का मतलब क्या हुआ, सेंड टू का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर फोल्डर को या जो भी आपने सेलेक्ट किया है फोल्डर को, उस फोल्डर को हम कहाँ पे भेजना चाह रहे हैं, किसी डेस्कटॉप पे, किसी और नए फोल्डर पे, ठीक है, या इसको ईमेल करना है या किसी को व्हाट्सएप करना है, तो यानी कि वो सेंड टू ऑप्शन में आएगा कि हम उसको कहाँ सेंड करना चाह रहे हैं, आपके में कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद आता है न्यू। न्यू तो जैसे आपका फाइल में न्यू था कि कोई नई फाइल बनानी है या कोई नया फोल्डर बनाना है तो नए फोल्डर बनाने के लिए आप न्यू ऑप्शन यूज करते हो। तो बच्चों आज आपको इतना ही मैं बता पा रही हूँ कि फाइल में लेफ्ट पोर्शन में कितने थे और राइट में आपके कितने सब मेन्यू थे, ठीक है बच्चों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम लोग डिस्कस करेंगे एडिट मेन्यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।